जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट, तो 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी हल कर चुके हैं। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहला नंबर ही दूसरा क्वेश्चन है, इसको अभी मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, पहले चलो इसी का क्वेश्चन आंसर बताइए। बोला गया है कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके: ऑस्ट्रेलिया, जापान, भूटान और नॉर्वे। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? मैं एक क्वेश्चन यहां पर और लिख देता हूं। अर्धरात्रि, अर्धरात का सूर्य, ये किसे कहा जाता है? और एक बार घटना हुई थी 7 सूर्यों का देश, ये घटना चाइना में हुई थी, चीन पे। अर्धरात का सूर्य सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे बोला जाता है? और उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? दोनों के आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, जो कौन सा देश उगते सूरज की भूमि, तो उगते सूरज की भूमि जापान कहा जापान को बोला जाता है। उगते सूरज की भूमि किसे बोला जाता है? जापान को। और यही पूछ लिया जाए भारत में उगते सूरज की भूमि, भारत में किसको बोला जाता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहां दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और अर्धरात का सूर्य, ये नॉर्वे को बोला जाता है। इसमें देखो नॉर्वे ऑप्शन में भी था, नॉर्वे को बोला जाता है। अर्धरात का सूर्य नॉर्वे को, उगते सूरज की भूमि जापान को। अगर ये पूछा जाता है कि भारत में उगते सूरज की भूमि, तो अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया। चलिए पहला पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा हो चुका है। भारत से G7 शिखर सम्मेलन 2022 में किसने भाग लिया? तो ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब ये बतानी है कि 2025 में इसकी बैठक कहां होनी है और 2026 में इसकी बैठक कहां होनी। पहले ये G8 था, अब क्या हो गया है? G7। तो भारत से G7 शिखर सम्मेलन जब 2022 था, तब वहां तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने। अब यहां बोला गया है कि 2025 और 26, यहां बताना है आपको कि 2025 और 26 में इसकी अध्यक्षता कहां होगी। ठीक है, चलिए मैं वेट करता हूं, बताइए। 2025 में ये बैठक होगी कनाडा में। ठीक है, कहां होगी? कनाडा में। और 2026 में इसकी होगी फ्रांस में, फ्रांस में। ठीक है, याद रखेंगे दोनों। G7, पहले ये G8 था, अब क्या हो गया? 7 देश हैं इसमें, इसका नाम इसलिए G7 है। इससे ये लगभग मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका, जो 2 क्वेश्चन आने हैं आपके करंट अफेयर से, उसमें ये क्वेश्चन लगभग ये मान लीजिए कि आएगा। कल भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, जहां पर हमने यूएस ओपन 2024 और 25 का खिताब किसने जीता था। तो लगातार 2 बार जो खिताब जीता था, उस सवालैंका ने जीता था। अब यहां पर पूछा गया है 2025 में फ्रेंच ओपन किसने जीता है? 2025 में फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो याद रखेंगे, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, तीसरा होता है विलंबडन, और जो चौथा होता है वो होता है यूएस ओपन। ठीक है, यहां 2024-25 दोनों यूएस ओपन किसने जीते हैं? सवालेंका ने।
ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? फ्रेंच और विलम्बर्डन, ये बताना है आपको। इसमें सबसे जो पूछा गया है फ्रेंच ओपन है, तो ये तो कोको गॉफ ने जीता है। फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है ये कोको गॉफ ने जीता है। चलिए इसका बताइए जल्दी से, किसने जीता था? ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था ये मैग्निसा कीज ने जीता था, मैग्निसा कीज ने। और विलम्बटन ईगा स्विटेक, इसमें ऑप्शन होगा, ये विलम्बटन जो है ईगा स्विटेक ने जीता है, ठीक है। याद रहेंगे अब क्वेश्चन, चारों हो गए। ऑस्ट्रेलिया का कीज, फ्रेंच ओपन कोको गॉफ, विलम्बडन ईगा स्विटेक और यूएस ओपन सबालेंका। और 2024-25 दोनों का सबालेंका ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? ये जो पुरस्कार लिखे हुए हैं, अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है तो फिर वो भारत रत्न है। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है सर्वोच्च पुरस्कार, लेकिन वो वीरता का होना चाहिए। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है ये बोला गया है इसमें, तो बताएं वीरता का सब, क्या वो अशोक चक्र है, परमवीर या कीर्ति या फिर वीर चक्र? तो परमवीर चक्र है, ठीक है। सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए तो देखो ये मुख्यालय आप जरूर याद कर लें, मैं बोल चुका हूं कि दिवस और मुख्यालय जरूर याद कर लें, एक प्रश्न इनसे जरूर आएगा। जैसे इसमें पूछा गया है ओपेक का पूर्ण रूप है, तो पहले ये तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है और ओपेक का पूरा नाम क्या है, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। ओपेक, तो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो पेट्रोल दूसरे देशों को देते हैं, जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, इसराइल हो गया, इसराइल नहीं, ईरान हो गया और इराक हो गया। तो ये देश हैं जो पेट्रोल देते हैं, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं ओपेक, और पैक पीना है, और पैक पीना है, और पैक, ओपेक और पैक पीना है, और पीना से याद हो जाएगा वियना। पीना से क्या याद हो जाएगा? वियना। तो इसका मुख्यालय बेटा वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक। तो दोनों बात जान गए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बताओ, इसका आंसर तो शायद पता होगा सबको। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? दांडी मार्च कहां से शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, कब खत्म हुआ, कितने दिन तक चला, ये सारी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये कहां शुरू हुआ था? इनके आश्रम से। गांधी जी के आश्रम का नाम था साबरमती। क्या नाम था? साबरमती। 6 मार्च 1930 में ये चालू हुआ। कितने? 6 मार्च 1930 में। और कहां तक चला था? दांडी तक, ठीक है। नमक कानून याद हो शायद आप लोगों को, नमक कानून, ठीक है। 6 मार्च नहीं था, 12 मार्च था, ठीक है। ये 12 मार्च से चालू हुआ था, 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये खत्म 6 अप्रैल को हुआ था, ये ठीक है, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। 12 मार्च 1930 को चालू हुआ और 6 अप्रैल को खत्म हुआ। 24 दिन तक चला और लगभग इसमें 370 किलोमीटर की यात्रा की गई थी, लगभग 370 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग हर सेट में आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा इसके। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर आपसे सिर्फ मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं। तो पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो जब संविधान बना तब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। किस संविधान के संशोधन के द्वारा? तो इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें क्या किया गया बेटा? जोड़ा गया। दूसरा 42वें संविधान संशोधन, और ये समिति कौन सी थी? किस समिति के द्वारा जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो जब ये जोड़ा गया ये 1976 था। हम तो आजाद कब हो गए थे? 1947 में। संविधान कब बन गया? संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949। संविधान बना था बेटा 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, और जब ये बना तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल राइट्स। ये अनुच्छेद किस में दिए गए हैं? 51A आर्टिकल में है। 51A आर्टिकल में है। जितनी बातें बताऊं सब ये एक एक प्रश्न है। ठीक है, और भाग 4A में है। भाग कौन सा है? 4A। भाग 4A है, आर्टिकल 51A है। 10 फंडामेंटल राइट्स 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। बाद में एक और जोड़ा गया जिससे शिक्षा का अधिकार हम बोलते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। तो अब प्रेजेंट टाइम में 11 है, तो इसमें आप काफी क्वेश्चन सीख गए। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे। अब इसका आंसर बताना है। यहां से ये वाले प्रश्न तो हो गए खत्म। ठीक है, बताइए। एक निश्चित कोड भाषा में प्यूपल को 5 लिखा गया। देखो P16 होता है ये, इससे बहुत बड़ा कोड बना है भाई। ये तो बहुत बड़े नंबर है, यहां से तो सिर्फ 5 आ रहा, मतलब ऐसा तो कोड वाला, ये नंबरिंग वाला तो सिस्टम नहीं है। तो अक्षर गिनो इसके 2 2 4 4 2 6। 6 से एक कम करके क्या 5 लिखा गया है? ऐसा कुछ है क्या? इसमें चेक करो। 3 3 6 6 2 8। 8 अक्षर हैं, इसको 7 लिखा गया है, यानी जितने अक्षर हैं उससे एक कम। तो यहां देखो 3 3 6 6 3 9। 9 है तो 9 से एक कम आंसर होगा 8। तो कभी कभी ऐसे लॉजिक भी दे देता है, और अभी एक क्वेश्चन हम पिछले वाले सेट में भी ऐसा कुछ किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है उन संख्या युग्मों को ज्ञात कीजिए जो दिए गए स्वरूप के उपयुक्त हों। यहां देखो 90 है, यहां 90 है, यहां 90 है, यहां 90 है, यहां 90 है। तो यहां तो 90 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब 90 तो सब ऑप्शन में है। यहां देखो 6 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है। वैसे यहां तो 6 दूनी 12 होना चाहिए। चौक 24 56 30 छछरंग 36 6 सते 42। 90 42 आ जाएगा, शायद मिसप्रिंट है, या अगर ये भी होगा तभी भी आंसर यही आएगा। ठीक है, 90 42। ठीक है, 6 के पहाड़ा में आना चाहिए। अब 12 तो है नहीं, आप 12 तो हो नहीं सकता। 40 6 के पहाड़ा में नहीं आता। 42 और 48 बचे। यहां देखो 6 6 का अंतर है। 36 18 चौक 24 56 30 छछरंग 36, तो 6 सते 42। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। और ये वाला क्वेश्चन आपको टाइम बचाने के लिए दिया जाता है। शायद ये सबसे, ये कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन में से एक होता है। बताइए इसका आंसर।
इसको हम 2 बार डिस्कशन कर चुके हैं पहले सेट पे, और आज ये शायद हमें लगता है इस वाले में 2 सेट हैं, 2 क्वेश्चन है मतलब इस टाइप के। वह समय चुनिए जो घड़ी पर 9:30 की सही दर्पण छवि। तो दर्पण छवि जब निकालना हो तो आपको 12 बजे में इसको घटा देना हो, और 12 को हम ऐसे लिख ले तो जल्दी हो जाता है 11:60, 11:60 मतलब 12 बज गया है। इसको घटा लो तो ये जल्दी से घट जाएगा, 9:30 घटाना है, 60 पे 30 गए 30, और ये बचा 11 पे 9 गए 2, तो 2:30 होगा। अगर आपको किसी दर्पण पे 9:30 दिख रहा है तो मतलब रियल में टाइम कितना होना चाहिए, 2:30। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो ये 3 लोग आपको दिए गए हैं, पुरुष, महिलाएं और पुत्रियां। इनका आपको संबंध बताना है कि इनके बीच कौन सा संबंध है। मैं थोड़ा हट जाता हूं जिससे आपको तीनों विकल्प चारों दिखे बढ़िया से, पुरुष, महिलाएं और पुत्रियां। ठीक है, अब देखो, क्या कोई पुरुष महिला हो सकता है? क्या कोई पुरुष महिला हो सकता है? नहीं। क्या कोई महिला पुरुष हो सकती है? नहीं। क्या कोई पुत्री पुरुष हो सकती है? आप बोलेंगे ना सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। क्या कोई पुरुष पुत्रियां हो सकती? नहीं। तो पुरुष का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा, तो एक गोला एकदम अकेले बनेगा, एक गोला अकेला यहीं बस दिख रहा है, बात खत्म। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो देखो, दुनिया में जितनी भी पुत्रियां हैं वो सब महिलाएं होंगी, ऐसी कोई पुत्री नहीं है जो महिला ना हो। तो ये जो बना है ये विकल्प देखो, ये है पुत्रियां, और ये किसके अंदर आ गई, महिलाएं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी पुत्रियां हैं सब क्या हैं, महिलाएं, लेकिन इनका पुरुषों से कोई संबंध नहीं है। कोई महिला ना तो पुरुष होगी ना कोई पुत्री पुरुष होगी, तो इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, फिर से देखो ये अच्छा ये नहीं है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। जब घड़ी में शाम के 6 नहीं ठीक लिखा है बज रहे होते हैं तब घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर होती है, जब रात के 9:15 बज रहे होते हैं तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर होता है 12 भाई, इधर होता है 3, इधर होता है 9, और इधर होता है 6। अब पहले बोल रहा है 6 बज रहे होते हैं, जब 6 बजते हैं तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 12 पे होगी। हमको घंटे की सुई पता करनी है, तो 6 बजा है तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 6 पर। ठीक है, ये हो गई सुई। अब ये बताओ कौन सी दिशा है, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ। अगर ये बोल रहा है 6 बजे हैं और घंटे की सुई 6 बजे, बताओ कहाँ होगी, घंटे की सुई 6 बजे नीचे यानी साउथ में होगी, दक्षिण में। और इसने बोला है कि सुई पूर्व में है, यानी ये बेवकूफ बना रहा हमें, यानी इस सुई को इसने पूर्व में ले आया, ये सुई इधर को थी, ये यहां ले आया है यहां पे। ठीक है, यानी इसने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। मतलब आंसर तो अगर 6 बजे हैं तो घंटे वाली सुई कहाँ होनी चाहिए, दक्षिण में, लेकिन ये बोल रहा पूर्व में, मतलब इसने 90 डिग्री रोटेट किया है। तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसको भी 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो ये हमने एक घड़ी बनाई। अब इसमें बोला गया है 9:15 बजे हैं, 9:15 है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अगर 15 मिनट है तो बताओ ये मिनट वाली सुई कितने पे होगी, 3 के सामने। मिनट वाली सुई कितने के सामने होगी, 3 के। अब ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, तो क्या हम पूर्व लगा दें, नहीं। इसने अगर इसको 90 डिग्री घुमाया है तो हम भी इसको कितने डिग्री घुमा देंगे, 90। ये यहां थी तो 90 इधर घुमाना है। देखो ये यहां थी, इसको हमने इधर दिखाया। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, सुई ऐसे चलती है लेकिन इसको उल्टा घुमाया गया है, तो इसको भी उल्टा घुमा देंगे। इसको 90 डिग्री घुमा के बताया है तो हम भी आंसर जो होगा उसको 90 डिग्री बता देंगे घुमा के। तो ये ऊपर को हो गए, ऊपर को मतलब उत्तर में, तो हमारा उत्तर उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर।
ये यहां थी, इसको ऊपर को घुमाएंगे, ऊपर कौन सी दिशा है, नॉर्थ। बताओ ये समझ में आएगी बात कि नहीं। ये देखो, ये ऑप्शन बता रहा है। बेटा सी ऑप्शन कहाँ से आया तुम्हारा? हाँ, नीचे को घुमा दिया इसने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यदि भाग का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 256 गुणे 8 प्लस 24। यार इसमें कुछ तो मिसप्रिंट है, प्लस 2 बार नहीं होगा, यहां पर भाग होगा जहां तक मेरा मुझे याद है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, ये भाग होगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं एक बार करके। 256 लिखे, गुणा जो है उसको गुणा को क्या बोला गया, देखो यहाँ गुणा का अर्थ भाग है, यानी जहां गुणा है उसकी जगह भाग लिख दो और यहाँ 8 लिख दो। जहां भाग लिखा है, भाग का अर्थ घटाना है तो भाग की जगह माइनस कर दो और यहाँ 24 लिख दो। प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा लगा दो, 6 लिख दो। और -152, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जोड़ है तो यहाँ प्लस का 152 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 का भाग, पहले भाग हल करते हैं ना, बोर्ड मास तो पढ़ा होगा, पहले भाग हल करो। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो क्या हल करेंगे, डिवीजन। पहले 8 का भाग देंगे, 8 3 24, 8 दूनी 16, ये सॉल्व हो गया। यहां आ गया 32, माइनस इन दोनों का गुणा करवा लो, 6 को 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 और प्लस के 152। अब देखो पहले चाहे घटा लो चाहे जोड़ लो। 52 और 32, 52 53 54, 54 और 30 84, ये आ गया 184 और माइनस के 144। 4 पे 4 गए 0, 8 पे 4 गए 4, तो ये 40 आ जाएगा बाबू। तो यानी ये चिन्ह इसमें उल्टा लिख गया था, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, 40 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या 40 आ रहा था किसी का? आ तो रहा है इसके। अच्छा ये पहले का है, हैं? ऐसा भी है क्या? यार 14 नंबर आ गया, 13 नंबर तो इसका क्वेश्चन ही गया है क्या? चलो इसमें देखो, ऐसा क्वेश्चन एक और कर चुके हैं हम लोग। चलो इधर से थोड़ा कम शायद दिख रहा हो। अब देखो इसको, मैंने बोला था अगर 5 आकृतियां दी गई हैं, पहली वाली आकृति पूर्णतया भूल जाओ। अब दूसरे नंबर से यहाँ देखो, यहाँ 3 डंडे, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 भी नहीं होगी, किसी में 1 नहीं है, ऐसे आप नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ इस वाले और इस वाले में संबंध निकालो। थोड़ा टाइम आज फिर लूंगा मैं इसमें क्वेश्चन को बताने पे, जिससे ये गलत ना हो, क्योंकि हर सेट में लगभग आता है ये प्रश्न। देखो ये बना है हैज, क्या बना है, हैज, और ये हैज यहाँ आ गया है, जस्ट बगल वाला यहाँ आ गया है, इधर वाला जस्ट इधर आ गया है। तो इधर कौन है, ये डॉलर बना है, तो ये यहाँ डॉलर आ जाएगा, यहाँ डॉलर बना है तो डॉलर इधर आ जाएगा। जो इसका इससे संबंध है, जैसे यहाँ देखो ये एट द रेट है, ये एट द रेट यहां आ गया है, यानी ये जो चिन्ह इधर होगा नीचे, ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये वाला यहां आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसा कहां है, डॉलर सिर्फ आप चेक कर लेते तो डॉलर यहां के अलावा कहीं नहीं है, डॉलर यहां होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क यहां होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वैसे सिर्फ अगर डॉलर आप चेक कर लेते तब भी ये क्वेश्चन आपका हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 23 22 26 17 33 8, इसको थोड़ा टाइम देते हैं हम आपको करने के लिए। इसका आंसर नंबर सहित लिखना, 16 के कौन सा है बताओ इसका आंसर, हम भी देखें कितनी मेहनत कर रहे हो, बताओ।
चलो 44 आंसर आए, देखते हैं इधर देखो। 23 से 22 हुआ, अंतर निकाल लिया करो पहले जब कुछ ना आए समझ में। तो यहां देखो एक घटा है, 22 से 26, 22 और 4 26, 4 जुड़ा हुआ है। 26 से 17 हो गए, 26 से 17 यानी 9 घट गया। 17 से 33 हो गए, 16 जुड़ गया है। 33 से 8 बचे, 25 घटा है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो अब 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा, और ये माइनस हुआ है तो ये प्लस होगा। 36 और 8, 8 6 14 यानी 44 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 44, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ये 17 नंबर देखो, यहां पर मुझे भरना है, इसमें कुछ मिसप्रिंट भी था, ये वाला क्वेश्चन है ना। देखो जैसे यहां पर ये है, तो ये इधर ऐसे होना चाहिए, ये आना चाहिए यहां, ठीक है। और देखो ये वाला यहां बना दिया है, जबकि यहां बनाना चाहिए इसको, ये यहां, जैसे ये ऊपर बना हुआ है तो यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। ये ऐसे त्रिभुज होने चाहिए, एक नीचे को एक ऊपर को। दूसरा यहां ये कुछ ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। यहां ये नहीं होगा, ये कटा हुआ है, ऐसा कुछ होगा ऐसे। अब देखो इसको देखो, इनको देखो, इनमें तो सब उल्टे दिख रहे हैं। यहां पर एकदम सीधा सीधा होना चाहिए ये। पहले तो ये देखो त्रिभुज इसका गलत है, इधर नीचे को बना, इधर भी नीचे को बना, इधर भी नीचे को, ये त्रिभुज से हटा दो। ये त्रिभुज इधर को होना चाहिए, ये ऊपर को है, ये इधर को है, इसमें त्रिभुज ही नहीं, हटा दो। अब ये 2 ऑप्शन बचे। अब देखो नीचे वाला जो यहां बना हुआ है, यहां ये ऐसी आकृति होनी चाहिए, ऐसी, ठीक है। यहां देखो ये इसमें त्रिभुजाकार बना दी गई है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये हो सकता है डरावना लगे आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस ये दिमाग में रखा करो। जो इधर पास में होगा वो सबसे पहले, यहां एक दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण। अब ये पूछा गया है दर्पण में कैसा बनेगा, तो देखो ये यहां शुरुआत है, यहां से, तो ये वाला एरिया सबसे पहले होगा। ये वाला एरिया जस्ट इधर बगल में दिखेगा। सबसे पहले ऐसे 2 लाइन होंगी जो ऐसे मुड़ जाएंगी, ये 2 लाइनें हैं, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे मुड़ गई होंगी, कुछ ऐसा होगा। ऐसा सिर्फ इस वाली आकृति में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। डी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये वाली आकृति देखो जो यहां पहले बनी हुई है, ये जो पास में है सबसे, यही इधर सबसे पहले बनेगी। ये ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगी, तो इसमें है और किसी में है नहीं। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर। यदि मेरी पत्नी की माता तुम्हारी भी माता है, तो तुम्हारे पिता मुझसे किस प्रकार संबंधित हैं? ससुर। अगर आपको रिलेशनशिप मालूम है कौन किसके होते, तो आप बहुत जल्दी इसको कर देंगे, ठीक है। बताओ। यदि मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता तुम्हारी भी माता है, मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता मतलब सास, और ये किसी और की माता है, ये किसी और की मम्मी है। तो मतलब वो जो होगा, जो ये जिसकी ये माता है, मेरी जो सास है, वो किसकी मम्मी होंगी? या तो मेरे साले की होंगी या साली की होंगी, ठीक है। और साली के पिता या साले के पिता मुझसे किस प्रकार संबंधित होंगे? तो मेरे कौन लगेंगे? साले या साली के पिताजी मेरे कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, इसके सभी आंसर आने चाहिए आपको। बताओ। डी ऑप्शन ठीक है। देखो जिस प्रकार रिलेशन बोला गया है बांग्लादेश का ढाका से है, ये तो पता होगा सबको कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो क्यूबा की राजधानी,
क्यूबा की राजधानी हवाना होती है। क्या? हवाना। ये भले रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन मेन तो इसमें क्या है, जीएस। जीएस आती है तो बता देंगे आप, हवाना। अब बताओ पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस ये कहाँ की राजधानी है? तो ये हैती देश है। कौन सा? हैती, यहाँ की राजधानी है हैती देश। ये बुडापेस्ट होता है। ये भाई बड़ा पेस्ट क्यों लिख दिया है, बुडापेस्ट होता है। क्या होता है? बुडापेस्ट। कहाँ की राजधानी बुडापेस्ट? पहले बताया था बुडापेस्ट कहाँ की है, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। किंगस्टन, किंगस्टन कहाँ की राजधानी होती है? किंगस्टन, वो एक धावक नहीं आता जमैका से, जमैका की राजधानी है। जमैका की राजधानी किंगस्टन। यहाँ की वो बहुत तेज धावक, क्या नाम है, उसेन बोल्ट, वो यहीं से आते हैं। उसेन बोल्ट जो सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड 100 मीटर का अभी भी उनका बना हुआ है 9.08 सेकेंड में। ठीक है, उसेन बोल्ट। बोल्ट होगा, बोल्ड लिख गया है, उसेन बोल्ट। तो किंगस्टन जमैका की है, बुडापेस्ट हंगरी की है, पोर्ट ओ प्रिंस हैती की, हवाना कहाँ की है, क्यूबा की है। याद हो जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले एक बार यही देख लेते हैं। देखो इधर से शायद क्लियर दिख रहा होगा अब। यहाँ हैज बना हुआ है, यहाँ क्रॉस, यहाँ ओ, यहाँ कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है। अब दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, मैं एक थोड़े से टाइम में इसको बना देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से अच्छे सुन लीजिए इसको। चलो, नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखने लगा होगा। देखो एक इधर, ये है ओपन डाइस। क्या है? ओपन डाइस। अब इसमें जो हर एक को छोड़कर एक जो बिंदु होगा वो अगले वाले को छोड़कर उसका उल्टा होता है। जैसे ये क्रॉस है तो ये क्रॉस इसका उल्टा होगा, ये वाला छोड़ दो इसका, ये इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा। जो उल्टा होते हैं वो पास कभी नहीं हो सकते। जैसे ये ओ है तो ओ का उल्टा कौन था, इसका उल्टा ये क्रॉस वाला था। ये है क्या इसके पास? नहीं, ये वाला क्रॉस ये नहीं है। ठीक है, इसके पास ये नहीं होना चाहिए, यहां नहीं है। हैज, हैज के साथ ये नहीं होना चाहिए, नहीं है। इस वाले क्रॉस के साथ ये नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो ऑप्शन देखो, ये वाला जैसे इस क्रॉस, क्रॉस के साथ ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं है। ओ के साथ ये वाला क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं है। और ये इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। एक छोड़ के बस देखना, हैज, हैज नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले क्रॉस के साथ ये ओ नहीं होना चाहिए, ये देखो है। इस वाले क्रॉस के साथ ये तीसरे नंबर वाला इसका उल्टा होता है ओ, तो इस क्रॉस के साथ ओ नहीं है, क्योंकि जो उल्टा होते हैं वो अगल बगल नहीं हो सकते। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये नहीं बनाया जा सकता। इनमें से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी ये सब बनाए जा सकते हैं। इस कैसे पहचानेंगे? जो एक छोड़ के देखो, वो जो एक छोड़ के होगा, जैसे ये इसका विपरीत है तो ये कभी साथ नहीं आएंगे, अगल बगल नहीं हो सकते। हैज का विपरीत ये है, ये साथ नहीं आएंगे। इसका विपरीत ये है, ये कभी साथ नहीं आएंगे। जो विपरीत होते हैं वो कभी साथ नहीं आते। और ये क्वेश्चन तो अभी किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही। बताओ इसका आंसर।
उस समय का चयन कीजिए जो घड़ी में 4:40 को सही दर्पण छवि दर्शाता है। तो मैंने बोला था 11 लिखो, 60 लिखो और इसको घटा दो 4:40, ये बचेगा 20, 11 में 7, 7×4=11, 7:20। ठीक है, तो इसमें अब टाइम नहीं लगाते, कोई मतलब है नहीं। यहाँ से मैथ चालू हुई, आज मैथ सबसे लास्ट में थी। यहाँ एक व्यक्ति बोला गया है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। देखो इसको, क्वेश्चन को हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो ए से बी तक, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो अगर हमको इनकी औसत चाल निकालनी है तो 2ab/a+b कर सकते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा औसत चाल निकालने के लिए। तो 40 की स्पीड से गया है 2a का मतलब 40, और वापस कितने से आया है 30, 2ab/a+b यानी 40 + 30, तो डायरेक्ट लिख दो यहां पर कितना 70। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 240 और बटे कितना आ जाएगा 7, 240, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 240/7, ये हो गया। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं। पूरी यात्रा में कितने घंटे लगते हैं 14। ये आ गई आपकी क्या चाल। हमें निकालनी क्या है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल कितनी है 240 और बटे 7 और गुणे समय, समय कितना लगा है 14, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 240 गुणे 2 480 किलोमीटर। लेकिन ये ऑप्शन में मत लगा देना 480, क्योंकि ये जो 480 आया है ये गया भी है और वापस भी आया है। यहां से सिर्फ ए से बी तक की दूरी पूछा गया है, यहां तो जाने की भी दूरी है, वापस आने की भी दूरी है। तो ये तो दुगना हो गई ना, ए से बी तक हम गए हैं और बी से ए तक आए हैं, तो ये 480 है टोटल। तो हमको तो सिर्फ ए से बी तक निकालनी है, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे 240, ये हमेशा याद रखना 240 इसका आंसर आ जाएगा। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको आप करेंगे तो बहुत टाइम लेंगे इन क्वेश्चनों को करने पे। दो संख्याओं का योग 23 है और उनका गुणनफल 216 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। पहले आप संख्याएं निकालेंगे फिर इसको हल करेंगे, जबकि ऐसा करने से आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योगफल 23 है। अगर दो संख्याएं में एक को a मान लूं एक को b मान लूं, तो a + b बराबर कितना दिया गया है 23, और गुणनफल 216 है, यानी a × b आपको दिया गया है 216। अब आप इनको बढ़िया से हल करते हैं, दो समीकरण मान के यहां से a की वैल्यू निकाल के a बराबर b - 216 और a की जगह रखते हैं, फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे, फिर इनके वर्गों का उन a और b की वैल्यू निकाल के उनका स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन देखो एक इधर, ये तो जब आपने बचपन में पढ़ रखा है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो इसका यूज करिए भाई। a + b की वैल्यू 23 है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और a² + b² इसको रहने दीजिए 2ab। ab की वैल्यू आपको मालूम है 216 है, तो 216 रख दीजिए। 23 का स्क्वायर 529 होता है। देखो अगर आपको पेपर निकालना है तो कम से कम 30 तक स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगा आप 50 तक स्क्वायर याद कर लें, और कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लें, हो सके तो 25 तक कर लें, नहीं तो फिर भाई वहाँ टाइमिंग को इशू हो जाएगा। और ये साफ साफ बता दूं कि इस पेपर को निकालने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 5 से 6 महीने लगते हैं। अगर आप ये सोचेंगे मैं 1-2 से महीने पढ़ के और पेपर निकाल लूँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। अब ये देखो 216 है तो 432 हो गया, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 216 दूनी 432, इधर माइनस का, ये बचा है a² + b²। यहाँ घटाओ, 9 पे 2 गए 7, यहाँ 12, 12 पे 3 गए 9, 97 आ जाएगा a² + b²। यही निकालना था दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पर।
कितनी आसानी से आ गया है A² + B²। नहीं तो सोचो आप कैसे निकालते रहते इसे। 720 कहाँ से ले आया भाई? 720 तो ऑप्शन में बिना है। कौन सा 720 आया? चलो, ये सवाल प्रायिकता आपने खूब पढ़ी होगी क्लास 10th में, 12th में भी पढ़ी है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करिए, फिर मैं देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, थोड़ा टाइम हम देते हैं। अच्छा, ये पहले का आंसर है, थोड़ा टाइम आपको देते हैं हम। इसको सॉल्व करके बताइए, सबने लगभग ये चैप्टर पढ़ रखा है। इसको सॉल्व करके आंसर बताएं हमें। हम भी देखते हैं आंसर कैसे आएगा। बताइए इसका आंसर। उम्मीद है सबका आ जाना चाहिए। बावन ताश के पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोजन है कि निकाला गया पत्ता दिल या बादशाह है। दिल का मतलब होता है पान का पत्ता, दिल का मतलब है पान का पत्ता हो या बादशाह हो। अब आंसर बताइए। दिल का मतलब होता है पान का पत्ता हो या बादशाह हो। 17/52। चलो एक बार देखते हैं। 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोजन है कि निकाला गया पत्ता दिल या बादशाह। या का मतलब वैसे प्लस होता है, या फिर हम या का मतलब याद होगा आपने यूनियन पढ़ा होगा। मान लो ए और बी दो घटनाएं हैं, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। आपको याद होगा ये किसके बराबर होता था? पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये नहीं करेंगे हम, ऐसे बता देंगे इसको, पहले ऐसे सुन लो। तो पी ए का मतलब पहली घटना थी कि दिल वाला पत्ता होना चाहिए। दिल वाले पत्ते मतलब पान के पत्ते 13 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 52। प्लस पीबी, दूसरी घटना है बादशाह होना चाहिए। बादशाह कितने होते हैं? 4 और बटे 52 माइनस ये दिल वाला पत्ता, दिल वाले का मतलब समझ रहे हैं पान का पत्ता, और बादशाह तो एक कॉमन भी होगा। टोटल पत्ते पान के कितने होते हैं? 13, उनमें से एक पान का बादशाह भी होगा। तो इस बादशाह वाले में और इस पान वाले पे एक पत्ता कॉमन होगा, तो यही कॉमन वाले पत्ते कितने होंगे? 1 और बटे 52। तो 13 4 17, 17 पे एक चला गया, 17 पे एक गया तो 16, और 16 बटे 52। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौको 16, और इसको 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 3 12, 4 बटे 13, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगर इसको हम तुरंत करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो बस ये माइंड पे ये सोचना है, ये प्लस होता है, ठीक बात है। ये दिल या लिखा है और या का मतलब होता है प्लस, तो ये दिल वाले पत्ते कितने हो गए? आप बोलेंगे 13 हो गए, ठीक है। और बादशाह कितने हो गए? 13 4 17, आप तुरंत जोड़ लेंगे। लेकिन ये भी तो देखो कि ये बादशाह जब आपने 4 लिए और ये पान वाले 13 पत्ते लिए, तो इनमें से एक पत्ता कॉमन भी तो है। 13 4 17 बटे 52 तुरंत कर दिया, लेकिन एक समस्या भी तो है कि इन 13 और इन 4 पत्रों में एक पत्ता कॉमन भी आएगा, जो पान का बादशाह होगा वो कॉमन आएगा। तो इस वजह से ये 13 4 17 ना होके 16 हो जाएंगे, 16 बटे 52 ये आंसर आएगा। 16 बटे 52 का मतलब 4 बटे 13, ठीक है। ओके।
चलिए अब बताइए इसका आंसर, थोड़ा टेग्नोमेट्री भी यूज कर लो। बोला गया है कॉट एक्स बराबर है 4/3, तो वैल्यू हमें निकालनी है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताओ कितना आएगा इसका आंसर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो वहां पेपर में टाइम का बड़ा इशू रहता है। अब इसको आप एक वो बनाओ बढ़िया सा, ठीक है, यहां से वैल्यू निकालो। टेन क्या होता है, आप उससे लाल बटे कक्का से यहां से निकालोगे जाके, ठीक है। लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब होगा, आधार 4 आएगा, लंब 3 आएगा, ये 5 आएगा, फिर साइन कॉस की वैल्यू पुट करो, तो काफी टाइम लगेगा इसमें। और ये तो ट्रिपलेट याद होंगी तब तो कर पाओगे। अब देखो यहां पर जब मुझे ये पता है कॉट चाहिए, तो कॉट क्या बना नहीं सकते, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दो, साइन से भाग दे दो, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। यहाँ हो जाएगा साइन में साइन से भाग दोगे 1, कॉस में दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स बन गया। अब यहां पर इसकी वैल्यू 4/3 मालूम है, तो 1 माइनस 4/3 और बटे 1 प्लस 4/3, ये क्या आएगा, भाड़ में जाए, 3 एक कम 3, 3 पे 4 गए, 3 पे 4 गए, माइनस का आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है माइनस का, ये यहां से छोड़ सकते थे। अगर पूरा हल करना चाहें तो देखो इधर 3 एक कम 3, 3 में 4 गए, तो माइनस का 1 और बटे क्या आ जाएगा 3। देखो 3 एक कम 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस का 1/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/7। चलिए इसका आंसर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं काफी ठीक है। देखो बोला गया है एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर है और इसका आयतन 924 मीटर है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पहले इसका फार्मूला याद होना चाहिए। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। ये दिया गया है आपको 264, कितना दिया गया है 264, तो इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं और इसमें भाग दे देते हैं किससे, आयतन से। आयतन होता है πr²h, πr²h। ये कितना दिया गया है आपको 264 और ये दिया गया है आपको 924, ठीक है। हमने दोनों का दे दिया भाग। भाग देने से देखो क्या फायदा होगा, भाग देने से ये फायदा होगा, ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर, एच से एच कैंसिल, 2/r बचेगा, 2 से इसको काट दो, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखो यहां पर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे एक आर जरूर बचा था, और ये इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर इसका गुणा हो जाएगा इधर, तो यहां आप बोल सकते हैं 132r, ये r का गुणा इधर, तो 132r बराबर 924। अब ये देखो इससे कितनी बार कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे एक बार में, तो एक क्या क्या हो जाएगा, क्या ये एक का दोगुना है क्या, नहीं, तो 2 के पहाड़े में फिर से ढूंढो 4 कब आएगा, 2 सत्ते 14, तो ये पूरा पूरा भाग देकर चेक कर लेना, 7 बार कट जाएगा, कितनी बार 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, आर आ गया है 7। लेकिन अभी हमको बहुत कुछ और निकालना बाकी है, आर की वैल्यू ही नहीं निकालना है, हमें चाहिए इसका व्यास। तो व्यास दुगना होता है, डी बराबर आ जाएगा 2 × r यानी 14, व्यास इसका डायमीटर आ गया 14, और ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई आप कहीं पर भी मान रख सकते हैं, 2π, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी थी 7 × h, और बराबर कितना 264 था। यहां से देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 22 से इसको काट दो, 22 एक अन्नम 22, बचेंगे 4, 22 दूना 44, 2 से इसको काटोगे कितनी बार 6, तो h की वैल्यू यहां से आ गई 6। d है 14, h है, यही पूछा गया था व्यास और ऊंचाई, तो पहले व्यास लिखोगे यानी 14 और ऊंचाई बाद में लिखोगे यानी 6। अब इसको काट दो, ये कट जाएगा 2 से, 2 से काटोगे तो 7:3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7:3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन काफी थी। अगर ऐसे कोई सवाल मिले तो आप इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसको थोड़ा लास्ट में करने को सोचे। अगला क्वेश्चन देखो,
बोला गया है 300 और 400 के बीच की संख्याओं का योग क्या है जब उन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। यानी हमें यह निकालना है कि ऐसी संख्या हो जो 6 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, और हमें वही संख्याएं निकालनी है जो 300 और 400 के बीच में हो। तो 6 और 12 और 16 का लासा निकालेंगे, 48 आ जाएगा। 16 तिहाई 48, 12 चौका 48, 6 ठे 48, तो इनका लासा निकाल लो 48। अब 48 से कटने वाली संख्याएं जो 300 और 400 के बीच हो उनको निकालना है हमें। 48 दूना 96 होते हैं, इससे ये कन्फर्म हो गया इनके बीच केवल दो ही संख्याएं होंगी। अब वो होंगी कौन कौन सी? 48 के पहाड़ा पढ़ते जाओ, 300 और 400 के बीच आना चाहिए। तो 48 दहम्मा 480 बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 और 6 लगभग होगा। पहले 7 निकाल लो, 8 सत्ते 56, कितना आ गया? 6 और 5, 7 चौक 28 और 5 33, 8 सत्ते 56, 5 7 चौक 28, 5 33, 336 पहली संख्या होगी। 300 और 400 के बीच में जो 6 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 16 से, तो पहली संख्या आ गई 336। इसमें 48 और जोड़ दो। 336 में कितने से कटे जानी चाहिए? 48, तो 48 और जोड़ के दूसरी संख्या निकाल लो। 8 का मतलब ये कह सकते हो कि 8 का आप गुणा करवा लो, तो 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, दूसरी संख्या कितनी होगी? 384। अब अगर 9 का गुणा करवाएंगे तो ये 400 से ज्यादा हो जाएगी, तो सिर्फ दो ही संख्याएं होंगी। ये जो दो संख्याएं हैं इनका योगफल निकालना है हमें। देखो लास्ट डिजिट जोड़ लो, 6 और 4 10, लास्ट में आएगा 0। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं होती, आप जोड़ लो। 8 3 11 1 12, 3 3 6 1 7, 720 आ जाएगा। आप इतना निकाल के समझ गए 6 और 4 10 होते हैं, लास्ट में आएगा 0, तो यहां से बस छोड़ सकते हैं, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का भी हमने करवाया है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस लॉजिक ढूंढना है। एक आयताकार टेबल के शीर्ष का परिमाप 28 मीटर है। मतलब अगर ऐसे टेबल बनी हुई, तो ये ऊपर वाला जो शीर्ष है, इसमें नीचे 4 वो क्या होते हैं, पाए पैरदान, वो होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, बस ऊपर वाले से मतलब है। ये आयताकार है, इसका परिमाप 28 मीटर है। तो आयत का परिमाप आपको मालूम होना चाहिए। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो ब्रैकेट में 2l प्लस b। ये कितना है आपको दिया गया है? 28। 2 से काट दो, ये 14 आ गया, यानी l प्लस b की वैल्यू आपको दी गई 14। और बोला गया है कि क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दिया गया है 48। क्या इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया था जब प्लस दिया गया था और गुणा? और इनका हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण ये होता है, विकर्ण ये होता है, और ये होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी आपको इसको हम डायरेक्ट बता रहे थे कि कैसे लगाना है। l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। नहीं तो ऐसे तो 10 घंटे लगाते रहोगे, पहले लेंथ निकालोगे, फिर ब्रीथ निकालोगे, फिर उसका अंडर रूट लोगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेंथ प्लस ब्रीथ, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 14, तो यहां हो जाएगा 14 का स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा? 196। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही निकालना है, इसको छोड़े रहो, प्लस 2 इंटू एल बी की वैल्यू कितनी है? 48, तो यहां लिख दो 48। 48 दूना कितने हो जाएंगे? 96। इधर प्लस के 96, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 96, और बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 196 में जब 96 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 196 में अगर 96 घटा देंगे 100, और बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसका अंडर रूट चाहिए, तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 100 का अंडर रूट 10, तो ये 10 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 10 मीटर। एक क्वेश्चन कोई छूटा था, एक क्वेश्चन शायद कोई रह गया था। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे ना ये कैसे किया है। अगर एक बार थोड़ा दिक्कत हो तो दोबारा चेक कर लेना इसको। ये छूट गए थे 1 2 3, 2 क्वेश्चन अभी और हैं। ठीक है, ये छूट गए थे।
चलो इसका आंसर बताओ। 5 व्यक्ति अजय राम, अरे वाह, मेरा भी नाम लिखो है आज। 5 व्यक्ति अजय राम विजय आदित्य एवं राहुल एक कतार में खड़े हैं। अजय एवं राहुल अंतिम छोरों पर खड़े हैं। तो एक कतार बना लो पहले, ये कतार बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई, कतार। यहां पर अंतिम एक ये छोर है, एक ये छोर है, ठीक है। अजय एवं राहुल अंतिम छोरों पर खड़े हुए हैं। अजय राहुल यहां किनारे किनारे खड़े हैं, लेकिन किधर खड़े हैं ये नहीं पता। या तो यहां अजय होगा या कौन होगा, राहुल, या तो यहां अजय होगा और राहुल, यानी इनमें से कोई होगा। अब एक बात यहां देखो, राम विजय के आगे खड़ा है। राम अगर विजय के आगे खड़ा है, देखो पहले तो आदित्य एवं राहुल कतार में खड़े हैं, अजय एवं राहुल। अच्छा इसको थोड़ा, आदित्य राहुल के पीछे है, आदित्य राहुल के पीछे है। तो राहुल यहां अगर आ गया, ध्यान से सुनो, राहुल यहां आ गया तो इसके पीछे कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अंतिम छोर है। राहुल यहां नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां देखो ये लाइन पढ़ो, आदित्य जो है वो राहुल के पीछे है। अगर राहुल यहां हुआ तो आदित्य इसके पीछे आएगा, लेकिन अगर राहुल यहां हो गया तो इसके पीछे कोई नहीं आ सकता। यानी यहां से ये कंफर्म हो गया, यहां अजय है, यहां कौन है, राहुल है, और राहुल के जस्ट पीछे कौन है, राहुल के जस्ट पीछे आदित्य, राहुल के पीछे है, यहां कौन है, आदित्य। अब देखो राम विजय के आगे खड़ा है, राम जो है विजय कोई है, उसके आगे खड़ा है कौन, राम, ठीक है। राम जो है वो विजय के आगे खड़ा है। विजय अजय एवं राम के बीच में है, विजय अजय और राम के बीच में है, क्या बिल्कुल बीच में है, देखो ये विजय है और ये अजय और राम के बीच में है। तो ऐसे ही बैठे हुए हैं सब लोग, मतलब खड़े हुए हैं। कतार के मध्य में कौन है, तो कतार के मध्य में बताओ कौन सा है बाबू भैया, राम। तो कतार के मध्य में बीच में कौन सा है, राम है, ठीक है। चलिए देखो आगे। भारत से G7 शिखर सम्मेलन 2022 में, ये तो हो गया था भाई, ये वाला तो हो गया, हाँ ये रह गया 24 नंबर। 0.1 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, को परिमेय भिन्न में परिवर्तित कीजिए, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, ठीक है। इसको किस में बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में। तो जितने के ऊपर बार लिखा हो उतने 9 लिख दो। जैसे 1 लिखा है तो 1 के बटे में 9, मान लो ये लिखा होता 0.44 और दोनों के ऊपर बार लिखा होता, तो यहाँ 44 बटे जितने अंक हैं उतने नीचे 9 लिख दो। अगर ये लिखा होता 0.41 और सिर्फ 1 के ऊपर बार लिखा होता, तो क्या करते, तो पहले लिखते हैं हम लोग 41, ठीक है, ये पूरी संख्या, और जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर देते, ठीक है, जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर देते बटे। अब जिसमें बार लगा था उसकी जगह 9 और जिसमें नहीं लगा उसकी जगह 0, जिसमें नहीं लगा उसकी जगह 0। 41 पे 4 गए, 41 पे 4 गए 37 और बटे 90, ये इसका आंसर आ जाता। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल देता हूं, और थोड़ा ये भी ध्यान रखना, कल से थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जाएगी आपकी। ये टाइमिंग कल से 8:30 बजे होगी, क्लास आपकी 8 ना होके कल से 8:30 बजे होगी। और सवाल ये है, कल के आपने आंसर शायद पता नहीं दिए हैं कि नहीं दिए, आज के आंसर सुनो। आपको ये बताना है इसका आंसर -61 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर, पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये बोला गया है कि √x + 1/√x, इसकी वैल्यू आपको 5 दी गई है, तो वैल्यू फाइंड करना है x² + 1/x² कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और इसमें बटे 2 है, ये भी ध्यान रखना। इसको नोट कर लीजिए दोनों सवाल या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है क्लास आपको ठीक लगी होगी। जय हिंद सभी को, राधे राधे।